इतना ही दिया हुआ है पुरुष जनन तंत्र में, यहीं से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए। इसके लिए बेटा ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ये जो भाग है इसका फैला हुआ है, इसको हम कीपक बोल देते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। इसको हम स्तन नलिका, स्तन वाहिनी, तुम्बिका और दुग्ध वाहिनी कहेंगे। ठीक है, अब इस पूरे शुक्राणु जनन में कुछ हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जल्दी से बता देती हूँ। 2021 से आया हुआ क्वेश्चन कि जो आपके शुक्राणु होते हैं इनके ग्राही कहाँ पर पाए जाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वन शॉट और कम से कम समय में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करवाने के लिए। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बात करें बेटा इसके वेटेज की, तो सिर्फ एक चैप्टर से हम बात करते हैं। आप ये मान के चलिए इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे नीट में। ठीक है, 12 नंबर पक्के करते हैं इस एक छोटे से वन शॉट के साथ। तो सबसे पहले बेटा आता है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में 2 चीजें दी गई हैं। पहला ये कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लैंगिक जनन होता है। दूसरा ये कि जो मानव जनन है इसमें जो ह्यूमंस होते हैं ये बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं ना। तो ये विविपेरस है, यानी कि जरायुज है। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है ये लैंगिक जनन है, और दूसरा बेटा ये जरायुज हैं, यानी कि बच्चे पैदा करते हैं विविपेरस। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके इंट्रोडक्शन में दिया गया है वो ये कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो पूरा प्रोसेस है इसके दौरान होने वाले जो भी इवेंट्स हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित करिए। यहाँ से आपके नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हम सबको पता है बेटा कि जो क्रम है उसमें सबसे पहले आपके युग्मक निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन होने के बाद वीर्य सेचन होता है, जिससे कि जो अ, शुक्राणु हैं वो मादा जननांग तक पहुंचते हैं। वीर्य सेचन के बाद मादा जननांग में दोनों का संलयन यानी कि निषेचन होता है। निषेचन के बाद बेटा जो ज़ाइगोट बनता है, जो युग्मनज बनता है, उसमें विदलन होता है। विदलन होने के बाद बेटा अंतररोपण होता है। अंतररोपण होने के बाद गर्भावस्था, या हम बोलेंगे कि गर्भधारण हो गया, और गर्भधारण होते ही बेटा भ्रूणीय परिवर्धन शुरू हो जाता है। ठीक है, और एक बार भ्रूणीय विकास पूरा हो जाता है उसके बाद बेटा होता है प्रसव, यानी कि डिलीवरी। अब प्रसव होने के बाद बेटा दुग्धस्राव होता है, जिससे माँ अपने बच्चे को पोषण देती है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं बेटा आगे नर जनन तंत्र की तरफ। जब हम बात करते हैं जननांग की या जनन तंत्र की, तो कई सारे अंगों से मिलकर के बना एक तंत्र है। तो नर जनन तंत्र में बेटा एक होता है आपका प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, जिसमें एक जोड़ी वृषण आ जाते हैं। दूसरी तरफ आता है बेटा आपका द्वितीयक जननांग या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जिसमें बेटा आपकी सहायक नलिकाएं आ जाती हैं, कुछ ग्रंथियां आ जाती हैं, और बाह्य जननेंद्रिय जिसे हम पेनिस या शिश्न कह देते हैं। ठीक है, अब पुरुष जनन तंत्र में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। क्यों बाहर स्थित होते हैं? ताकि वृषण के अंदर जो शुक्राणु जनन या शुक्राणु का निर्माण हो सके, उसके लिए उसे बॉडी टेम्परेचर से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम ताप मिले। ठीक है, इसके लिए बेटा ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, वृषण कोश के अंदर बेटा प्रत्येक वृषण के अंदर आपके लगभग 200 से 250 वृषण पालियां होती हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसे ये आपका वृषण हो गया, इस वृषण के अंदर बेटा वृषण पालियां होती हैं, और हर एक वृषण पाली के अंदर लगभग 1 से लेकर के 3 शुक्र जनन नलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु निर्माण होने के बाद ये जो आपके शुक्राणु हैं, ये शुक्रजनक नलिकाओं से बाहर निकलते हैं। यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन आया नीट में कि शुक्रजनक नलिकाएं जो होती हैं बेटा, या शुक्रजनन नलिकाएं जो होती हैं जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, इन शुक्रजनन नलिकाओं से शुक्राणु निकल करके कहाँ जाते हैं? तो बेटा ये आते हैं आपके वृषण जालिका में, जिसे हम बोलते हैं रेटिटेस्टिस। वृषण जालिका से निकल करके बेटा ये पहुंचते हैं आपके वासा एफ्रेंशिया, जिसे हम बोलते हैं शुक्र वाहिकाएं। ठीक है, वासा एफ्रेंशिया से निकल करके बेटा ये जाते हैं आपके अधिवृषण, यानी कि एपिडाइमस में। अधिवृषण से होते हुए बेटा ये पहुंच जाते हैं आपकी शुक्रवाहक नलिका, जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं। शुक्रवाहक
नलिका जाकर के बेटा खुलती है, ये आपके वृषण कोश से ऊपर की तरफ जाती है और उदर गुहा में जाकर के आपका जो मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके पीछे से आते हुए लूप बनाते हुए आती है और ये नलिका आपकी शुक्राशय सेमिनल वेसिकल से आने वाली नलिका के साथ मिलकर के बनाती है स्खलन नलिका। तो ये शुक्रवाहक और इधर बेटा जो आपके शुक्राशय हैं, इन दोनों से आने वाली नलिकाएं, ये दोनों बेटा मिलकर के बनाती हैं आपकी स्खलन नलिका यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट। और ये स्खलन नलिका बेटा आगे जाकर के खुलती है मूत्रजनन नलिका यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, और ये मूत्रजनन नलिका बेटा बाहर खुलती है रंध्र के द्वारा। इसी से मूत्र और इसी से शुक्राणु दोनों निकलते हैं। ये बेटा जो मैंने आपको पाथ बताया ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके नीट में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो बेटा रंध्र है, इससे जो बाहर निकलता है उसे हम वीर्य कहते हैं, यानी कि सीमेन कहते हैं। ये जो वीर्य होता है इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें सहायक नलिकाओं का, सहायक जो ग्रंथियां हैं बेटा उनका स्राव होता है। ठीक है, सहायक ग्रंथियों का स्राव होता है और सहायक ग्रंथियों के स्राव को बेटा हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राशय प्लाज्मा। सहायक ग्रंथियों के स्राव के साथ साथ बेटा यहाँ पर शुक्राणु भी पाए जाते हैं। सहायक जो ग्रंथियां हैं उनका स्राव प्लस शुक्राणु मिलकर के वीर्य बनाते हैं और इसमें 90% जो पोर्शन होता है वो सेमिनल प्लाज्मा होता है। शुक्राणु केवल इसमें 10% होते हैं। ठीक है, अब ये जो बेटा सहायक ग्रंथियां हैं, इन सहायक ग्रंथियों के स्राव से आपका नीट में अगला क्वेश्चन आया है कि सहायक ग्रंथियां होती कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ी शुक्राशय यानी कि एक पेयर सेमिनल वेसिकल, एक पुरस्थ ग्रंथि जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, सिंगल होती है ये, पेयर्ड नहीं होती है, प्लस एक जोड़ी काउपर ग्रंथि जिसे हम बल्बोरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। इन सबके स्राव को मिलाकर के हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमिनल प्लाज्मा में होता क्या है बेटा, तो अगला क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। सेमिनल प्लाज्मा नीट में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेमिनल प्लाज्मा में बेटा फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। यहाँ पर कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं, प्लस यहाँ पर बेटा कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये आपका नीट में आ चुका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये जो आपकी शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, हर एक, मैंने बोला जो वृषण पालिका है, प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1, 2 या 3 शुक्रजनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इन शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर 2 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक हो गई आपकी शुक्राणु निर्माण करने वाली कोशिकाएं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कह देते हैं। दूसरी बेटा यहाँ पर सर्टोली या सस्टेंटाकुलर या नर्सिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में जो अंतराली स्पेस है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इन अंतराली जगह, इस अंतराल में बेटा अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लेडिक कोशिकाएं भी कहते हैं। यहां से बेटा आपका क्वेश्चन आ चुका है, जो आपकी अंतराली या लेडिक कोशिकाएं हैं, ठीक है, यहां से बेटा कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं एंड्रोजेंस, और इन्हीं एंड्रोजेंस में बेटा एक प्रमुख हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन। वहीं बेटा आपके स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं, ये आपकी शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर पाई जाती है। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया से आपके शुक्राणु बनते हैं, और जो ये आपकी सर्टोली कोशिकाएं हैं इन्हें हम नर्व सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शुक्राणु बने हैं ये उनको प्रोटेक्शन देती हैं, उनको पोषण देती हैं। ठीक है, इसलिए हम सर्टोली कोशिकाओं को सस्टेंटाकुलर या नर्स कोशिकाएं भी कहते हैं। इतना ही दिया हुआ है पुरुष जनन तंत्र में, यहीं से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला टॉपिक है आपका मादा जनन तंत्र। ठीक है, शिशन के बारे में भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि शिशन बाह्य जननेंद्रिय है, जिसके उठान के लिए वहां पर कुछ विशिष्ट संयोजी ऊतक या विशिष्ट प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। शिशन को अग्रभाग में थोड़ा सा फूला हुआ होता है जिसको हम ग्लैंस पेनिस कह देते हैं, शिशन मुंड कह देते हैं, जो कि एक रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन से कवर्ड रहता है जिसे हम प्रिप्यूज या फोर्ड स्किन अग्रच्छद कह देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका नर जनन तंत्र। बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। तो मादा जनन तंत्र में भी बेटा एक जोड़ी आता है आपका अंडाशय, जो कि प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बेटा आपके अंडाणु का निर्माण होता है। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर आती है आपकी सहायक या द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जो लैंगिक अंग है उसमें आ जाती है आपकी सहायक नलिकाएं, जैसे कि फेलोपियन नलिका, आपका गर्भाशय, योनि, ग्रीवा। ग्रीवा और योनि मिलकर के जननाल यानी कि बर्थ कैनाल बोलते हैं, बनाते हैं। यहाँ से बच्चा बाहर आता है प्रसव के दौरान। साथ ही साथ बेटा जो
इसी में सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग में आती है बाह्य जननेंद्रियाँ। बाह्य जननेंद्रियों के अंदर 5 नाम हैं, जो आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। यहाँ से भी आपका 2-3 बार पिछले सालों में क्वेश्चन आ चुका है। बाह्य जननेंद्रिय में सबसे पहले आ जाता है बेटा आपका मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस आपके वसा, त्वचा और प्यूबिक हेयर्स से मिलकर के बना है। दूसरा आ जाता है बेटा इसमें बृहद भगोष्ठ या लेबिया मजोरा। ये आपका फोल्ड ऑफ स्किन होता है, ठीक है। फिर आता है आपका लेबिया माइनोरा, जिसे हम लघु भगोष्ठ कहते हैं। ये भी फोल्ड ऑफ स्किन है, जो लेबिया मेजोरा के थोड़ा अंदर की तरफ होता है। और एक चीज़ एनसीईआरटी में गलत लिखी है, जो मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करती हूँ, कि ये जो आपका लघु भगोष्ठ है, जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं, ये बेटा अग्रभाग में जहाँ मिलता है, वहाँ पर बनता है क्लाइटोरिस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भगशेफ। लेबिया माइनोरा जहाँ अग्रभाग में मिल रहे हैं, वहाँ पर बनता है आपका भगशेफ। और आखिरी है बेटा यहाँ पर आपका हाइमन, जिसे हम योनिच्छद भी कहते हैं, जो आंशिक रूप से बेटा योनि को ढक के रखती है। इसी साल नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये जो योनिच्छद है, क्या इसको हम एक रिलायबल इंडिकेटर मान सकते हैं कौमार्य का या वर्जिनिटी का? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि कई बार बेटा फीमेल में इवन विदाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर कोई फीमेल बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो भी ये योनिच्छद टूट जाती है। और कई बार फीमेल में बेटा इवन आफ्टर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स 1 या 2 बार ये योनिच्छद रह जाती है, ठीक है? तो ये रिलायबल सूचक तो नहीं है किसी भी लड़की के कौमार्य यानी कि वर्जिनिटी का, ठीक है। बात करते हैं बेटा मादा जननांग की। तो मैंने क्या बोला, इसमें आते हैं आपके एक जोड़ी अंडाशय, ठीक है। अंडाशय अपनी जगह पे कुछ लिगामेंट्स की मदद से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम सस्पेंसरी या आपके जो भी सस्पेंसरी लिगामेंट्स हो गए, आपके यूट्राइन लिगामेंट्स हो गई, ठीक है, उनको भी ओवेरियन लिगामेंट्स, ठीक है, उनको भी आप छोड़ दो, एनसीईआरटी में नहीं है। अब बेटा इस अंडाशय के अंदर बनते हैं आपके अंडाणु, ठीक है। अंडाणु बाहर निकलते हैं और एंटर कर जाते हैं सहायक नलिका में। सहायक नलिका में सबसे पहले आती है आपकी फैलोपियन नलिका, जिसे हम डिंब वाहिनी या आपका फैलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं, अंडवाहिनी भी इसको हम बोल देते हैं। अब इस फैलोपियन नलिका के आपको पार्ट्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले बेटा झल्लरी, जो भी आपका यहाँ पर एग रिलीज हुआ है, जिसको हम द्वितीय कंडक बोलते हैं, ये झल्लरी या फिम्ब्रियो उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो भाग है इसका फैला हुआ है, इसको हम कीपक बोल देते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। यहाँ से जाता है बेटा ये सबसे चौड़े भाग में, जिसे हम एम्पुला या तुम्बिका बोलते हैं। यही वो भाग है बेटा जहां पर अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है, एम्पुला भाग में। फिर बेटा ये संलयन के बाद आगे जाता है संकीर्णक यानी कि इस्थमस में। ये संकीर्णक आकर के खुलता है गर्भाशय में। गर्भाशय से बेटा क्वेश्चन आता है कि गर्भाशय में जो इसकी भित्ति है, ये किससे मिलकर के बनी है? तो गर्भाशय की भित्ति बेटा 3 लेयर में अरेंज्ड होती है। सबसे बाहर वाली बेटा आपकी परिगर्भाशय, जिसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बीच वाली बेटा जो सबसे मोटी होती है, ये आप देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं मध्य, ठीक है, आपका मायोमेट्रियम। जो मायो मायो मतलब मसल्स, ये बेटा आपकी चिकनी पेशियों की बनी हुई है। और यही बेटा वो चिकनी पेशियों की लेयर है जो हर महीने संकुचन करती है, जिसके चलते एंडोमेट्रियम यानी कि अंतःस्तर टूटती है। और यही बेटा आपकी मायोमेट्रियम है, जो कि प्रसव के दौरान बहुत ज़्यादा संकुचन करती है, जिसकी वजह से वो पेन उठता है, ठीक है। तो जो पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्पिंग होती है, वो भी इसी मायोमेट्रियम की वजह से होती है। फिर आता है बेटा सबसे अंदर आपकी अंतःस्तर या गर्भाशयी अंतःस्तर, जिसको हम यूट्राइन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये बेटा बहुत ज़्यादा ग्रंथिल होती है, इसमें रक्त वाहिनी या ब्लड सप्लाई, रक्त आपूर्ति इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्भाशय की बेटा जो भित्ति है, वो 3 लेयर की बनी है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। इसी गर्भाशय में बेटा अंतरोपण होता है और यहीं पर 9 महीने तक भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय उल्टी नाशपाती के आकार की होती है। गर्भाशय का जो निचला भाग होता है, अंतिम भाग होता है, उसको बेटा हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा आगे ग्रीवानाल में खुलती है। ग्रीवानाल आगे जाकर के योनि में खुलती है और यही ग्रीवानाल और योनि मिलकर के बेटा जन्मनाल बनाते हैं, बर्थ कैनाल, क्योंकि प्रसव के दौरान बच्चा इसी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा जननांग पादप का। ये जो फैलोपियन नलिका होती है बेटा, इसकी जो लंबाई होती है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, इसलिए बता दिया। आपका जो अंडाशय होता है बादाम के शेप का होता है, बादाम के जैसा होता है अंडाकार। 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर मैंने आपको बता दिया इसमें बाह्य जननेंद्रिय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आती है बेटा इसमें सहायक में स्तन ग्रंथियाँ। ये भी द्वितीय लैंगिक अंग है फीमेल्स के केस में। जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं बेटा, ये 2 चीज़ों से मिलके बनती हैं। सबसे पहले तो इसमें पाया जाता है आपका वसा। वसा का जो मात्रा है वो
कम ज्यादा हो सकता है अलग अलग फीमेल्स में। दूसरा बेटा इसमें पाया जाता है ग्रंथिल ऊतक यानी कि ग्लैंडुलर टिश्यू। जो ग्रंथिल ऊतक है बेटा वो छोटी छोटी मतलब लगभग 15-20 पालियों में विभाजित होता है और हर एक पाली के अंदर कई सारी दुग्ध बनाने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं मिलकर के एक एल्वेलाई यानी कि कूपिका का निर्माण करती हैं। अब ये जो बेटा कूपिका कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये कूपिका हो गई। इस कूपिका के अंदर जो आपकी कोशिकाएं हैं ये दुग्ध का निर्माण करके इस अवकाशिका में स्टोर करती हैं और इस अवकाशिका से बेटा दुग्ध जब बाहर निकलता है तो ये निकलता है आपके मेमोरी टिब्यूल्स में। किसमें निकलता है? मेमोरी टिब्यूल्स में। ऐसी कई सारी मेमोरी टिब्यूल्स बेटा आपस में मिलकर के बनाती हैं मेमोरी डक्ट। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरी टिब्यूल्स, ये हो गया मेमोरी डक्ट और ऐसी ये आपकी एक ग्रंथिल पाली हो गई। ऐसी कई सारी बेटा ग्रंथिल पालियां होती हैं। ऐसी कई सारी बेटा मेमोरी डक्ट्स बाहर जब निकलती हैं हर एक पाली से, तो ये मेमोरी डक्ट्स जहाँ मिलती है वहाँ हल्का सा फूला हुआ पोर्शन होता है जिसे हम एम्पुला या तुम्बिका कह देते हैं और ये एम्पुला आगे दुग्ध वाहिनी यानी कि लैक्टिफेरस डक्ट नाम से आगे चलती है और ये लैक्टिफेरस डक्ट आगे जाकर के रंध्र में खुलती है जो कि एरियोलर रीजन ऑफ ब्रेस्ट में पाया जाता है और इसी से बच्चा दूध को सक करता है। ठीक है, तो ये बेटा आपकी कूपिका हो गई। कूपिका के अंदर कोशिकाएं हो गई जो दुग्ध का निर्माण करती हैं, अवकाशिका में स्टोर करती हैं, अवकाशिका से निकलता है आपकी दुग्ध वाहिनी में, दुग्ध नलिका में, दुग्ध नलिका से दुग्ध वाहिनी में, दुग्ध वाहिनी से मिलकर के तुम्बिका बनता है, तुम्बिका आगे जाकर के खुलता है आपके स्तन। ओके, इसको हम स्तन नलिका, स्तन वाहिनी, तुम्बिका और दुग्ध वाहिनी कहेंगे। ठीक है, तो मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी डक्ट, आपका एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। यहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इसी के साथ खत्म होता है आपका मादा जनन तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका युग्मक जनन। तो युग्मक जनन मतलब कि युग्मकों का निर्माण, नर के अंदर शुक्राणु का, मादा के अंदर अंडाणु का। युग्मक निर्माण जो होता है वो नर और मादा में अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से होता है। इन जनरल अगर हम इसको देखें बेटा तो ये छोटा सा एक फ्लो चार्ट आपकी सामने दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे नर के अंदर होने वाला शुक्राणु का निर्माण और मादा के अंदर होने वाला अंडाणु का निर्माण। जो शुक्राणु का निर्माण होता है बेटा वो एक बार नर में शुरू होता है किशोरावस्था के साथ और काफी लंबे समय तक मतलब 80-90 साल तक जब तक वो होते हैं तब तक वो चलता है। ठीक है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है बेटा ये जो पूरी साइकिल है शुक्र जनन की, ये एक बार शुरू होती है तो लगभग 1.5-2 महीने में पूरी खत्म हो जाती है, इनफैक्ट 2-2.5 महीने में। ठीक है, और उसके बाद फिर से नई साइकिल शुरू होती है। अंड जनन जो होता है बेटा ये एक बच्ची के जन्म से पहले शुरू हो चुका होता है और लगभग 45-50 साल तक ये कंटिन्यू रहता है। अंड जनन जो होता है वो रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है। बच्ची के जन्म से पहले शुरू हो गई, जन्म से पहले ही रुक गई। फिर जब आर्तव चक्र शुरू होता है किशोरावस्था के साथ तो हर महीने चलती है, फिर रुक जाती है। अगर शुक्राणु आकर के द्वितीय कंडक के अंदर प्रवेश करेगा तो ये कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, जो शुक्राणु जनन होता है बेटा इसमें जितने भी विभाजन होते हैं, चाहे वो समसूत्री विभाजन हो, अर्धसूत्री विभाजन हो, सब एक जैसे होते हैं। लेकिन अंड जनन के दौरान बेटा जो भी समसूत्री जो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी कोशिका बनती है, एक छोटी कोशिका बनती है जिसको हम ध्रुवीय पिंड कह देते हैं और ये असमान विभाजन होता है। ठीक है, जो शुक्राणु जनन होता है बेटा ये किशोरावस्था के साथ शुरू होकर के 80-90 वर्ष का जब तक वो आदमी होता है तब तक चलता है। ये बेटा एक पर्टिकुलर एज में आकर के रुक जाता है क्योंकि तब तक सारे के सारे के जो फॉलिकल्स होते हैं वो नष्ट हो चुके होते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि जो आपका शुक्राणु जनन है, यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनियाज हैं, इनमें बेटा माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, क्या होता है इनमें? माइटोसिस होता है। किसमें? स्पर्मेटोगोनिया में। ठीक है, इनमें बेटा होता है माइटोसिस, ये 2n होती हैं। माइटोसिस के चलते बेटा जो स्पर्मेटोगोनियाज बनते हैं टाइप ए टाइप बी, इनमें से कुछ ऐसे स्पर्मेटोगोनियाज हैं जो वृद्धि अवस्था में जाते हैं और वृद्धि अवस्था में जाने के बाद बेटा ये आकार बढ़ाते हैं और यहाँ पर बन जाते हैं आपके प्राथमिक शुक्रजनक कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इनको हम बोल देते हैं। क्योंकि बेटा ये माइटोसिस से बनी है तो इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 2n होगी। इसके बाद बेटा ये मियोसिस 1 में एंटर करती है
और मियोसिस 1 में एंटर करने के बाद बेटा यहाँ पर बनती हैं आपकी द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाएं या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, ये जो द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाएं होती हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस 1 हो गया है, ठीक है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, ये सारी आपकी एन हो जाएंगी। आगे ये जो बेटा आपकी द्वितीयक शुक्रजनक कोशिकाएं हैं, जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगी तो मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद जो कोशिकाएं बनेंगी इन्हें हम बोलेंगे बेटा स्पर्मेटिड्स। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड्स, या इनको हम शुक्राणु प्रसू भी बोल देते हैं। इन्हें हम शुक्राणु प्रसू भी बोल देते हैं। और ये स्पर्मेटिड्स भी बेटा कैसी होंगी? एन होंगी। अब इन्हीं स्पर्मेटिड से जो अगली कोशिकाएं बनती हैं, ये बनते हैं बेटा आपके एक्चुअल में शुक्राणु। ठीक है, ये क्या बनते हैं आपके एक्चुअल में? शुक्राणु। और ये जो शुक्राणु है, ठीक है, ये भी आपके एन होते हैं। शुक्राणु और शुक्राणु प्रसू में उनकी संरचना का अंतर होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है स्ट्रक्चर का। ठीक है, जो आपके शुक्राणु प्रसू होते हैं ये गति नहीं कर सकते, लेकिन शुक्राणु गति कर सकते हैं। शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। नीट में आ चुका क्वेश्चन है, और एक्चुअल में शुक्राणु जनन यही होता है। पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, स्पर्म्स निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं शुक्र जनन। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु प्रसू से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, इसे हम बोलते हैं शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस। इसके बाद बेटा ये जो शुक्राणु बने हैं, ये आकर के सर्टोली कोशिकाओं में धस जाते हैं, इनके शीर्ष, ठीक है, जहां पर उन्हें प्रोटेक्शन, नरिशमेंट ये सब मिलता है। और इसके बाद बेटा सर्टोली कोशिकाओं से इनको जो अवकाशिका है आपकी शुक्रजनक नलिका की, उसमें रिलीज किया जाता है। ठीक है, इस शुक्रजनक नलिका से इन शुक्राणुओं को बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, यहां से जब ये बाहर निकाली जाएंगी, इसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। एनसीईआरटी बेटा इसको वीरसेचन बोल देती है, पर एक्चुअल में ये वीरसेचन नहीं है। तो आप इंग्लिश का टर्म याद रखिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। यहां से आपके नीट में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, अगर हम इन टोटल शायद 4 बार भी आ चुका है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसी शुक्राणु की जरा संरचना भी देख लेते हैं। तो शुक्राणु का एक होता है शीर्ष भाग, एक होता है ग्रीवा यानी कि नेक, फिर होता है उसका मध्य भाग, फिर आती है उसकी पूंछ। जो इसका शीर्ष होता है, इसमें एक होता है आपका केंद्रक जो कि एन होता है। केंद्रक के आगे होता है अग्रपिंडक जिसको हम एक्रोजोम बोलते हैं। इसके अंदर बेटा वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि निषेचन में मदद करते हैं। अंडाणु के जितने भी जो द्वितीय कंडक है उसके जो भी आवरण है, उनको बेटा भेदने में वो सारे एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं जो अग्रपिंडक में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर जो इसका ग्रीवा भाग है, इस ग्रीवा भाग में या जो शीर्ष है, शीर्ष और ग्रीवा में मिलाकर के यहाँ पर 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बेटा विदलन में मदद करता है, डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलता है। जो इसका मध्य भाग होता है, मध्य भाग में बेटा बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, और इस स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा हम नेबिन कर्न कहते हैं। फिर आता है बेटा ये पूंछ भाग। पूंछ बेटा इसको गति में मदद करती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाते हैं जिससे कि इसको गति मिलती है। ठीक है ना, ये हो गया बेटा शुक्राणु की संरचना। अब इस पूरे शुक्राणु जनन में कुछ हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जल्दी से बता देती हूँ। हाइपोथैलेमस से आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसके कहने पर अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है गोनाडोट्रोपिन यानी कि एलएच और एफएसएच। एलएच जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये आकर के काम करते हैं लेडिक कोशिकाओं पर, और लेडिक कोशिकाओं से कुछ एंड्रोजेंस रिलीज करवाते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और भी नरजनन हार्मोन। साथ ही साथ जो एफएसएच है बेटा, ये एफएसएच आकर के सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करती है, और सर्टोली कोशिकाओं से एक निकलता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जिससे कि एंड्रोजेंस आकर के जुड़ते हैं, और ये एंड्रो मतलब सर्टोली कोशिकाएं और इधर से आए हुए एंड्रोजेंस ये मदद करते हैं इस पूरी शुक्रजनक की या शुक्रजनन की जो प्रक्रिया है उसमें। ठीक है, यहीं से एक इनेबिन हार्मोन भी निकलता है जो इस प्रक्रिया को रोकता है। ये हो गया आपका शुक्रजनन। बात करें बेटा आपके अंडजनन की, तो अंडजनन की प्रक्रिया एक बच्ची के जन्म से पहले शुरू हो जाती है, और इसमें भी बेटा जो कोशिकाएं हैं इनको हम ऊगोनियास कहते हैं। ठीक है, बच्ची के जन्म के बाद कोई भी नया अंडाणु या फॉलिकल नहीं बनता है। इन ऊगोनियास में बेटा माइटोसिस होता है। माइटोसिस में बेटा ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है, और इन्हीं में बेटा
कुछ वृद्धि अवस्था में चले जाते हैं। वृद्धि अवस्था में जाने के बाद बेटा ये बनाते हैं आपका 1 डिग्री मतलब प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये जो प्राइमरी अंडजनक कोशिकाएं हैं ये मियोसिस 1 में एंटर तो करती हैं, लेकिन मियोसिस 1 में एंटर करने के बाद ये प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन अवस्था में धस जाती हैं या फंस जाती हैं, और ये ऐसी ही फंसी रहती हैं बच्ची के जन्म तक, जन्म के बाद किशोरावस्था तक। और इसको प्राइमरी oocyte अभी हम बोलेंगे। ठीक है, ये आपका प्राइमरी oocyte ही है जो कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन अवस्था में, ये सब कुछ बच्ची के जन्म से पहले हो रहा है। ठीक है, अभी बच्ची पैदा नहीं हुई है तब ये सब कुछ हो चुका है। जन्म के बाद किशोरावस्था तक यही सब चलता रहता है, जो बनी हुई फॉलिकल से ये भी नष्ट होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था के बाद। किशोरावस्था के बाद बेटा जो भी ये प्राइमरी oocytes है ये मियोसिस 1 कंप्लीट करती हैं। ठीक है, ये मियोसिस 1 कंप्लीट करती हैं और यहाँ पर बनती है सेकेंडरी oocyte, प्लस यहीं पर बनता है एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी, या इसको हम प्रथम ध्रुवीय पिंड कहेंगे। ठीक है, इस फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या होता है हमें नहीं पता, कोई कहता है कि ये मियोसिस 2 में एंटर करती है, तो कोई कहता है ये नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है ज्यादा सही। जो सेकेंडरी oocyte है बेटा, ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 में एंटर तो करती हैं, लेकिन मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में ये रुक जाती हैं या फंस जाती हैं। मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में ही फंस जाती हैं और फंसी ही रहती हैं अगर शुक्राणु नहीं आए तो। ठीक है, और अगर शुक्राणु आ गया तो उस कंडीशन में बेटा, अगर शुक्राणु आ गया उस कंडीशन में ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है, और मियोसिस 2 कंप्लीट करने के बाद एक तरफ बनता है अंडाणु जिसे हम ओवम कहेंगे, ऊटिड कहेंगे, दूसरी तरफ छोटी सी बनती है सेकेंड पोलर बॉडी। अब इसका भी क्या होता है हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो oogenesis केवल तब कंप्लीट होती है, ये जो मैंने आपको बताया कि अगर शुक्राणु जनन शुरू हुआ है तो खत्म होगा 2-2.5 महीने में, लेकिन अंड जनन केवल और केवल तब खत्म होगा जब शुक्राणु सेकेंडरी oocyte के अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। oogenesis की भी अगर हम हार्मोनल प्रक्रिया देखें या हार्मोनल नियमन कैसे होता है उसको अगर हम देखें तो सीधी है, आपके हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है जिसके कहने पर अग्रपीयूष ग्रंथि से एलएच और एफएसएच निकलता है। ये जो एलएच है बेटा, ये पहले एफएसएच की बात करते हैं। एफएसएच जो है बेटा, जो अंडाशय में ये पुटक पड़े हैं, ठीक है, जो कि प्राइमरी oocyte स्टेट में जो है आपके, इनको बेटा डेवलप करवाता है और ग्राफियन पुटिका का निर्माण करवाता है। कहाँ पर? आपके अंडाशय में। ठीक है, तो एफएसएच आता है तो अंडाशय में ग्राफियन पुटिका का निर्माण करवाता है, और एलएच जब आता है, ये जो ग्राफियन पुटिकाएं हैं इनमें कणिका में कोशिकाएं ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं जिससे ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है। जैसे जैसे इस पुटिका का साइज बढ़ता है, कणिका में कोशिकाएं बढ़ती हैं, एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ता है। जब परिपक्व ग्राफियन पुटिका बन जाती है तो कणिका में कोशिकाएं सबसे ज्यादा होती हैं, एस्ट्रोजन का स्राव भी सबसे ज्यादा होता है, और जब एस्ट्रोजन का स्राव बहुत ज्यादा होता है तो जाकर के ऊपर आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि को मैसेज मिलता है कि भैया ग्राफियन पुटिका का निर्माण हो चुका है, इसको फाड़ दो। तो आपके अग्रपीयूष ग्रंथि से हार्मोन आता है एलएच, और एलएच के आते ही आपकी ग्राफियन पुटिका फट जाती है। ग्राफियन पुटिका के फटते ही आपका जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, जो आपका सेकेंडरी oocyte है ये बाहर रिलीज होता है, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग होने के बाद जो बची कुची ग्राफियन पुटिका है बेटा, वो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है। ये कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम पीत पिंड भी कह देते हैं, येलो बॉडी, क्योंकि इसमें पीले रंग की एक ल्यूटिन प्रोटीन पाई जाती है। ये बेटा जो पीत पिंड होती है इससे हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरॉन बना रहता है लगभग या ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है लगभग 10 दिन तक, और अगर 10 दिन के अंदर निषेचन हो गया, शुक्राणु आकर के अंडाणु से संलयन हो गया, तो बेटा ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन आता रहेगा, गर्भधारण हो चुका होगा। और अगर ऐसा निषेचन नहीं होता है तो 10 दिन बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है आपका नष्ट हो जाता है। ठीक है, और वापस से नई साइकिल, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, वापस से बेटा आपका सेम जो भी जनन चक्र है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, जनन चक्र यानी कि आर्तव चक्र की हम बात करें। आर्तव चक्र से बेटा आपका क्वेश्चन आया है, इसी साल आया है, पहले भी आया है। जो सबसे पहली
आर्तव चक्र होती है उसे हम मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? मेनार्क। और जो अंतिम आर्तव चक्र होता है बेटा, इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? मेनोपॉज। ठीक है, इसी साल 25 का क्वेश्चन है आपका। मेनार्क की अगर हम बात करें तो बेटा इसे हम रजो दर्शन कहते हैं, और मेनोपॉज की अगर हम बात करें तो इसे हम रजो निवृत्ति कहते हैं। किस उम्र में बेटा ये देखने को मिलता है? तो रजो निवृत्ति लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में महिला में देखने को मिलता है, जबकि रजो दर्शन अगर हम बात करें तो 11 से 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों में देखने को मिलता है। रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति के बीच में लगभग 11 से 12 साल के शुरू होकर के 45 से 50 साल के बीच में हर महीने फीमेल्स में एक जनन चक्र चलता है। किन फीमेल्स में? जो प्राइमेट फीमेल्स हैं, जिसमें फीमेल बंदर आ गए, एप्स आ गए, हम आ गए, ठीक है। इनमें हर महीने ये जनन चक्र चलता है, और ये जनन चक्र एक आदर्श जनन चक्र, आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका 28 से 29 दिन का होता है। ठीक है, इस जनन चक्र के दौरान बेटा 4 प्रावस्थाएं देखने को मिलती हैं। ये जनन चक्र अगर अनुपस्थित है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि गर्भधारण हो गया हो फीमेल में। गर्भधारण की अगर आशंका नहीं है तो और कारण क्या हो सकते हैं? तो स्ट्रेस की वजह से, बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उस वजह से, फीमेल अगर अनीमिक है, उसमें अरक्तता है, खून की कमी है उस कारण, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये जो आदर्श जो जनन चक्र है, या तो ये अनुपस्थित हो सकता है, या इसके जो दिन है वो कम और ज्यादा हो सकते हैं। आइडियल जो होता है बेटा वो 28 से 29 दिन का होता है। अब इसमें बेटा 4 प्रावस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 4 प्रावस्थाएं हैं? तो सबसे पहली प्रावस्था है बेटा आपकी ऋतुस्राव, दूसरी प्रावस्था है पुटकीय प्रावस्था, तीसरी है आपकी अंडोत्सर्ग। ठीक है, ये 14 दिन है। तीसरी हो गई आपकी अंडोत्सर्ग, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन, और चौथी हो गई आपकी स्रावी या ल्यूटियल प्रावस्था। ठीक है, आर्तव चक्र के दौरान 2 जगह बदलाव देखने को मिलते हैं। पहला बदलाव आपको देखने को मिलता है गर्भाशय में, और दूसरा बदलाव आपको देखने को मिलता है अंडाशय में। गर्भाशय में केवल 2 बदलाव, या तो गर्भाशय अंतस्तर टूट रही है या गर्भाशय अंतस्तर बन रही है, लेकिन अंडाशय में आपको जो पुटिका है उसका परिवर्धन देखने को मिलता है। ठीक है, किस तरीके से? तो शुरू करते हैं बेटा हम पुटिकीय परिवर्धन से। जैसे ही एफएसएच आया, पुटिका का निर्माण शुरू हुआ। अग्रपीयूष ग्रंथि से एलएच और एफएसएच आ रहा था, एफएसएच आया, पुटिका निर्माण शुरू हुआ। आपका प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल बना, जिसमें आपका जो मियोसिस 1 में अटका हुआ प्राइमरी oocyte था, वो मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर आपको मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte देखने को मिलेगा। फिर ये बनेगा आपका परिपक्व ग्राफियन पुटिका। परिपक्व ग्राफियन पुटिका, कणिका में कोशिकाएं बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, एस्ट्रोजन का स्राव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो आप यहाँ देखेंगे एस्ट्रोजन का स्राव जो है वो बढ़ा। जैसे ही एस्ट्रोजन का स्राव बिल्कुल अपने चरम पे पहुंचा, पीक पे, तुरंत बेटा पॉजिटिव फीडबैक जाएगा आपके अग्रपीयूष ग्रंथि के पास, और अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलेगा एलएच। साथ ही साथ एफएसएच का स्राव भी बढ़ेगा। ये जो अचानक से एलएच का स्राव बढ़ता है, इसे हम बोलते हैं बेटा एलएच सर्ज। और जैसे ही एलएच का स्राव बढ़ता है, वैसे ही ग्राफियन पुटिका जो होती है अंडाशय में वो फट जाती है। ग्राफियन पुटिका के फटते ही द्वितीय कंडक बाहर निकलता है, इसी को हमने बोल दिया कि अंडोत्सर्ग हो गया। इसी को हमने बोल दिया अंडोत्सर्ग हो गया। अंडोत्सर्ग होने के बाद द्वितीय कंडक बाहर, इधर पीत पिंड का निर्माण हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम से मैंने कहा 2 हार्मोन निकलते हैं। मेजर निकलता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, कुछ मात्रा में ईस्ट्रोजन। तो आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन का जो स्तर पूरे इस चक्र के दौरान एकदम कम था, वो कॉर्पस ल्यूटियम बनते ही बढ़ा, और साथ ही साथ एस्ट्रोजन का स्राव भी यहाँ पर बढ़ा। ये कॉर्पस ल्यूटियम 10 दिन तक रहेगा। उस बीच में अगर निषेचन हो गया अंडाणु शुक्राणु का, तो बेटा ये बना रहेगा, लेकिन निषेचन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे घटेगा, आकार में नष्ट हो जाएगा। आपका प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का स्राव भी घटेगा, और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का स्राव घटना मतलब ये जो गर्भाशय अंतस्तर बनी थी ये टूटेगी, और ये टूटना बेटा आपके ऋतुस्राव में होता है, जो कि लगभग 3 से 5 दिन की होती है। फिर जो नई पुटिका निर्माण शुरू होता है बेटा, ये लगभग आपका 6 से 13 दिन का होता है। 28 दिन के चक्र में बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि 14वें दिन पर होता है बेटा आपका अंडोत्सर्ग, और 14वें दिन के बाद क्योंकि आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल प्रावस्था, और यहाँ से कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है, इसलिए हम इसको स्रावी प्रावस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चक्र के दौरान गर्भाशय में केवल 2 बदलाव हुए। गर्भाशय अंतस्तर का टूटना शुरू से 3 से 5 दिन तक, और वापस से उसके बाकी के दिन में उसका बनना। लेकिन आपके
अंडाशय के अंदर क्या-क्या बदलाव होते हैं, किस तरीके से आपका पुटिका निर्माण होता है, फिर वो कैसे फटती है, अंडोत्सर्ग होता है और कैसे कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। ठीक है? अब इस दौरान कुछ हार्मोन्स जो बेटा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक हो गए बेटा आपके अंडाशयी हार्मोन्स जो इन पुटिकाओं से निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। दूसरे आपके अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एलएच और एफएसएच। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं बेटा। निषेचन और अंतरोपण। निषेचन से पहले एक छोटा-सा टॉपिक आता है आपका वीरसेचन, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने अलग से टॉपिक नहीं बनाया है लेकिन बताया है। वीरसेचन होता क्या है बेटा? वीरसेचन यानी कि इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन वो प्रक्रिया है जिसके दौरान शुक्राणु मादा जननांग तक पहुंचते हैं। शुक्राणुओं का मादा जननांग तक पहुंचना। ठीक है? शुक्राणुओं का मादा जननांग तक पहुंचना। ये हो गया बेटा आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होने के बाद ये शुक्राणु पहुंचते हैं आपके तुम्बिका भाग में। ठीक है? निषेचन कहाँ होता है बेटा? निषेचन होता है आपके तुम्बिका भाग में, है ना? आपके फेलोपियन नलिका के तुम्बिका भाग में यानी कि एम्पुला पार्ट में होता है निषेचन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है? निषेचन में कई सारे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई सारी बाधाएं आती हैं जो शुक्राणु को अंदर तक पहुंचने से रोकती हैं। तो वहीं कई सारे ऐसे फैक्टर्स, कारक भी आते हैं शुक्राणु को निषेचन में हेल्प करते हैं। और इसी में बेटा एक छोटा सा स्टेप होता है क्षमतायन, जो आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है। क्षमतायन जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है? क्षमतायन बेटा कहाँ पर होता है? क्षमतायन होता है मादा जननांग में। ठीक है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मादा जननांग के अंदर शुक्राणुओं को अंडाणु को निषेचन करने लायक बनाया जाता है। कैसे? फिलहाल उसको छोड़ दीजिए। ठीक है? तो क्षमतायन होता है मादा जननांग में, जिसके चलते शुक्राणु पहुंचते हैं तुम्बिका भाग तक, फैलोपियन नलिका के, और तुम्बिका भाग में जाकर के शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, जो मैंने आपको कहा था कि द्वितीय कंडक के अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु बनता है तो अंडाणु का जो केंद्रक है और शुक्राणु का जो केंद्रक है, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, दोनों का आपस में संलयन होता है और इसी प्रक्रिया को हम संलयन कह देते हैं। संलयन होने के बाद बेटा, ठीक है, निषेचन होने के बाद जो आपकी अगली प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं विदलन। और इस विदलन के बारे में एनसीईआरटी ने ये एक और चीज यहाँ पे 2021 से आया हुआ क्वेश्चन कि जो आपके शुक्राणु होते हैं इनके ग्राही कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इनके ग्राही बेटा इस ज़ोना पेलुसिडा परत पर पाए जाते हैं। ठीक है? इसमें ज़ोना पेलुसिडा जो परत होती है बेटा आपके अंडाणु के बाहर का आवरण, इस ज़ोना पेलुसिडा आवरण पर शुक्राणु के ग्राही पाए जाते हैं, जिससे जाकर के शुक्राणु बाइंड करते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे ही निषेचन हुआ आपके इस तुम्बिका भाग में, ये क्या है बेटा आपका तुम्बिका भाग। ठीक है? तुम्बिका भाग सबसे चौड़ा भाग होता है फैलोपियन नलिका का, और तुम्बिका भाग में बेटा निषेचन होने के बाद ये जो आपका युग्मनज बना, ठीक है, क्या बना? युग्मनज, युग्मकों के मिलने से बना युग्मनज। ये युग्मनज बेटा संकीर्णक की तरफ बढ़ते बढ़ते इसके अंदर माइटोसिस शुरू होता है। माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन थोड़े थोड़े अंतराल में रिदम में एक होते हैं। ठीक है? और इस एक युग्मनज से 2 कोशिकाएं, 2 कोरक खंड, फिर उसमें समसूत्री विभाजन 4 कोरक खंड, 8 कोरक खंड, 16 कोरक खंड, ऐसे करते करते बेटा ये 8 से 16 कोरक खंड वाली जो अवस्था है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं तूतक या मॉर्यूला। ठीक है? ये बेटा मॉर्यूला बनने के बाद एंटर कर जाता है आपके ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? आपके संकीर्णक में। जैसे ही मॉर्यूला बन जाता है 8 से 16 कोरकखंड वाली अवस्था, ये मॉर्यूला पहुंच जाता है कहाँ पर? आपके गर्भाशय में, और गर्भाशय में पहुंचते पहुंचते इसमें एक और बार विदलन हो जाता है, जिसमें 32 कोशिकीय अवस्था बन जाती है। 32 कोशिका अवस्था बनने के बाद बेटा ये आकर के जो आपका ब्लास्टुला है, ठीक है, जो आपका ब्लास्टुला है, जिस ब्लास्टुला में 32 कोशिकाएं हैं या 32 कोरकखंड है, ठीक है, ये 32 कोरकखंड अपने आप को 2 भाग में विभाजित करते हैं। एक बनते हैं बेटा यहाँ से पोषकोरक कोशिकाएं, और दूसरा बनता है बेटा यहाँ पर अंतर कोशिका समूह। नीट में आ चुका क्वेश्चन है, इसलिए अलग से हाईलाइट कर रही हूँ। जो पोषकोरक कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये मदद करती हैं अंतर रोपण में। यहाँ से बनते हैं आपके जरायु अंकुरक कोरियोनिक विलाई, उंगलीनुमा संरचनाएं, जो कि जाकर के गर्भाशय अंतस्तर में धंसती हैं। इसी प्रक्रिया को हम अंतरोपण बोलते हैं। तो जो आपका ये कोरक खंड है, ठीक है, या जो आपका ब्लास्टुला है, ब्लास्टोसिस्ट जिसको हम बोल देते हैं, इसमें गुहा बन जाती है। ये जाकर के जब गर्भाशय अंतस्तर में धंस जाता है,
इसी प्रक्रिया को बेटा हम बोलते हैं अंतरोपण। अंतरोपण होने के बाद बेटा जो गर्भाशय अंतस्तर है ये भी इसको पूरी तरीके से ढक लेता है और फिर होता है बेटा अपरा का निर्माण। क्या होता है फिर होता है आपका अपरा का निर्माण। तो सगर्भता होते ही जैसे ही बेटा अंतरोपण हुआ, अंतरोपण होना मतलब हम बोल देते हैं कि सगर्भता, यानी कि फीमेल ने अब कंसीव कर लिया है। कंसीव करने के बाद बेटा बनता है अपरा, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या होता है प्लेसेंटा? तो प्लेसेंटा एक तरीके से माँ और जो परिवर्तित भ्रूण है इन दोनों के बीच में एक संयोजक कड़ी है, ठीक है। अपरा के कई सारे काम होते हैं, यहाँ से आपके नीट में आ चुका क्वेश्चन है। अपरा सबसे पहले बच्चे को जो भी जरूरी चीजें हैं, पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन वो देता है। भ्रूण से जो परिवर्तित होता है वो भ्रूण है उससे जो भी वेस्ट है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ लेकर के जाता है। अपरा बेटा बच्चे को एक तरीके से बाकी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है, जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनसे प्रोटेक्ट भी करता है, मतलब सुरक्षा देने का काम करता है। अपरा जो होता है ये टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। इससे कई सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन-कौन से बेटा? सबसे पहले एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, यहाँ से निकलता है बेटा एस्ट्रोजन और यहाँ से निकलता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो आपके अपरा से निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी खत्म होने के समय पे आती है, मतलब बिल्कुल एंड में पहुंचती है, तब एक और हार्मोन निकलता है बेटा रिलैक्सिन, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आता है बेटा आपके अंडाशय से। कहाँ से आता है? अंडाशय से, जब प्रेगनेंसी बिल्कुल अपने एंड स्टेज में होती है, ठीक है। अब ये जो अपरा से निकलने वाले हॉर्मोन्स है, इसमें कौन सा ऐसा हार्मोन है जो केवल और केवल प्रेगनेंसी के दौरान निकलता है? तो एचसीजी और एचपीएल, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो हर महीने वैसे भी निकल रहे हैं किशोरावस्था से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर बेटा आ जाइए, यहीं पर जो पोषकोरक कोशिकाएं हैं, उन पोषकोरक कोशिकाओं से कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी बनती हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नीट 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये बेटा 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? आपकी कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस और योक सैक। इसमें अगर मैं आपको एमनियन के बारे में बताऊं, जो कि 2018 में आ चुका क्वेश्चन है, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस, योक सैक। इसमें कोरियन और एमनियन की जो उत्पत्ति होती है ये बाएं और मध्य जंस्तर से होती है, यानी कि एक्टोमीसोडर्मल होती है। वहीं आपके योक सैक और जो एलेंटॉइस है, इसकी उत्पत्ति आपके मध्य अंत्यजन स्तर यानी कि एंडोमीसोडर्मल होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भ्रूण होता है ये अपरा से बेटा एक अम्बिलिकल कॉर्ड से, जो नाभि रज्जु है, उससे जुड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके इसी टाइम पर 9 महीने तक जो भ्रूणीय परिवर्धन होता है, ठीक है। इस भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 9 महीने तक कैसा होता है? तो पहला जो महीना होता है, इसके अंत तक बेटा बच्चे का हृदय बन चुका होता है, जिसमें आप बच्चे की स्टेथोस्कोप से हृदय ध्वनि सुन सकते हैं। जो सेकंड महीना या सेकंड माह होता है बेटा, सेकंड माह में हम देखते हैं बच्चे के हाथ पैर, ठीक है, पाद व उंगलियां बन चुकी होती हैं, ठीक है। बात करें बेटा इसके तीसरे माह की, ठीक है, जो थर्ड मंथ होता है, तब तक बच्चे का सभी अंग व अंग तंत्र बन चुके होते हैं, ठीक है। अंग और अंग तंत्र बन चुके होते हैं, जननांग वगैरह सब बन चुके होते हैं। फिर एनसीईआरटी ने 5th माह, 5वें महीने की बात की है। 5वें महीने में बच्चा पहली बार गति करता है, ठीक है। उसके सिर पर बाल दिखते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा सेकंड तिमाही के अंत की, ठीक है, या सेकंड ट्राइमेस्टर के। तो 6th माह के अंत तक, ठीक है, आपके बच्चे की भौहें अलग होना या भौहें बनना और पलकें अलग होना, ये सब बेटा हो चुका होता है। और आखिरी के जो 3 महीने होते हैं उसमें बेटा ये पूरी तरीके से डेवलप करता है, ठीक है, मतलब अंग वगैरह सब बन चुके होते हैं, फिर इसका बेसिक डेवलपमेंट रह जाता है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है, जो जो एनसीईआरटी में डेटा दिया है हर महीने के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट है। जब पूरी तरीके से विकास हो जाता है बच्चे का, पूरा परिवर्धन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद बेटा पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्रसव के लिए। संकेत कहाँ से आता है? पूर्ण, नीट में आ चुका क्वेश्चन। जब विकसित जो भ्रूण है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, प्लस जो अपरा है, इन दोनों से बेटा एक संकेत आता है और उस संकेत के आने पर धीरे धीरे आपका जो संकुचन है, पेशी संकुचन जो है वो शुरू होता है।
जैसे ही बेटा ये पेशी संकुचन शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब भ्रूण को बाहर निकालो, शुरू हो गया। और जैसे ही बेटा ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मिलता है, वैसे ही आपके फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के मिलते ही बेटा आपके माँ के पश्च पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। पश्च पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन आता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन आता है तो जो गर्भाशयी पेशी संकुचन है ये और ज्यादा बढ़ जाता है। गर्भाशयी पेशी संकुचन जो है वो और ज्यादा बढ़ता है, और जितना ज्यादा गर्भाशयी पेशी संकुचन बढ़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन और गर्भाशयी पेशी संकुचन। तो ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा बेटा तो गर्भाशयी पेशी संकुचन होगा, गर्भाशयी पेशी संकुचन होगा तो और ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो और गर्भाशयी पेशी संकुचन होगा, और गर्भाशयी पेशी संकुचन होगा और ऑक्सीटोसिन, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि बच्चा बाहर ना आ जाए, यानी कि प्रसव ना हो जाए। ठीक है, प्रसव होने के बाद आफ्टर डिलीवरी माँ की स्तनग्रंथियों में जो दुग्ध का निर्माण हुआ होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो बाहर निकलना शुरू होता है, जिसको हम दुग्ध स्राव या लैक्टेशन कह देते हैं। तो दुग्ध स्राव हो रहा है बेटा, इसमें आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि इनिशियल प्रसव के तुरंत जो शुरुआती 5-7 दिन होते हैं, उसमें बेटा जो दूध निकलता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं या खीस कहते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रम या खीस, खीस ही कहते हैं, एक बार हिंदी कंफर्म कर लेना। ये कोलेस्ट्रम कैसा? हल्का पीला और गाढ़ा होता है। ठीक है, इसमें IgA एंटीबॉडीज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप के लिए। एक और चीज बेटा यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि जो अपरा है बेटा, यहाँ पर अपरा को पार करता हुआ IgG एंटीबॉडी जो होता है, IgG, ये अपरा को पार करके ये भ्रूण में आता है। ठीक है, ये दो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बेटा मैंने जो भी इंपॉर्टेंट था, जहां से आपके नीट में क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए, मैंने काफी हद तक बहुत सारी चीजें कवर कर दी हैं और क्विक समरी बेटा आप लोगों को दे दी है। आई एम श्योर आपके इस साल भी आने वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। एक वो ट्विंस वाला और कंसेप्ट बता देती हूँ कि जैसे ही निषेचन होता है तो निषेचन के दौरान एक तो बच्चे का लिंग निर्धारण हो जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। अंडाणु से कौन सा शुक्राणु आकर के मिलेगा? अंडाणु हमेशा एक्स होता है, शुक्राणु एक्स या वाई हो सकता है। तो कौन सा एक्स आकर के अंडाणु से मिलेगा तो बच्ची लड़की होगी, और अगर वाई आकर के एक्स से मिलेगा, अंडाणु से मिलेगा तो बच्चा लड़का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा इस बच्चे के लिंग निर्धारण में पिता का मेन रोल होता है, माँ का यहाँ पर कोई रोल नहीं, क्योंकि शुक्राणु एक्स है या वाई है ये डिपेंड करता है या ये निर्धारित करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, विदलन के दौरान अगर जो कोरकखंड बने वो आपस में अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद बेटा दोनों ही अलग हुए कोरकखंड पूरी तरीके से पूर्ण भ्रूण में परिवर्तित होते हैं, परिवर्धित होते हैं। तो इस तरीके से बनने वाला बेटा जो ट्विंस होते हैं, क्योंकि विदलन के दौरान दो अलग हो गए कोरकखंड, और हर एक कोरकखंड जो अलग हुआ बेटा उसने पूरा का पूरा भ्रूण बनाया। ठीक है, 2 हुए टुकड़े, 3 हुए टुकड़े, जो भी थे, इनको बेटा अगर 2 हुए तो इनको हम ट्विंस कहेंगे। ये जो ट्विंस होंगे बेटा इनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, क्योंकि जाइगोट यानी कि युग्मनज तो एक ही बना है, लेकिन एक ही युग्मनज जब विदलन कर रहा था उस दौरान बेटा ये अलग होने के कारण कोरकखंड से 2 भ्रूण बन गए। ठीक है, तो इनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी कि एक ही युग्मनज से बनने वाले जुड़वा बोलेंगे। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, इनका सेक्स भी सेम होगा, इनके लक्षण भी सेम होंगे। लेकिन अगर 2 अंडाणु एक बार में निकले, ठीक है, दोनों अंडाशय से, तो दोनों अंडाणु से अगर शुक्राणु ने जाके निषेचन किया, इस टाइम पर बेटा जो जुड़वा बनेंगे वो डाइज है, क्योंकि 2 युग्मनज बनेंगे ना, 2 अंडाणु से 2 शुक्राणु ने निषेचन किया, तो ये जो बेटा बनते हैं इनको हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं इसमें 2 युग्मनज बने, अब 2 युग्मनज दोनों लड़का भी हो सकते हैं, दोनों लड़की भी हो सकते हैं, या एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं, और ये जो बेटा आपके जुड़वा बनेंगे ये लक्षण में बिल्कुल अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि 2 लड़के हैं तो बिल्कुल कॉपी होंगे, कॉपी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 लड़के एक साथ होंगे लेकिन दोनों के लक्षण अलग होंगे। ठीक है, 2 लड़कियां होंगी, लक्षण अलग, या एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं, लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेक्स भी सेम होगा, कैरेक्टर्स भी सेम। ठीक है, तो मैंने 48 मिनट 49 मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर कवर कर दिया है। दिस इज इट, सारे इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स और इवन नीट में आए हुए क्वेश्चन जिन जिन लाइन से आए थे मैंने वो भी आपके कवर करवा दिए। हार्मोनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।